बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर राम पुनियानी हम लोगों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रोफेसर राम पुनियानी का आप लोगों ने यूट्यूब चैनल तो देखा ही होगा। कई बार वो आप लोगों को इतिहास की मिथ्याओं को तोड़ते हुए नजर आते हैं। राम पुनियानी जी एक शिक्षक रह चुके हैं। 27 साल के लगभग इन्होंने आईआईटी में अलग अलग कैपेसिटीज में सर्व किया। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन का खिताब भी, अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। और खासकर इतिहास के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में, बापू के बारे में हमें बहुत जानकारी ऐसे मिलती है जो शायद ही कहीं और मिल पाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम पुनियानी जी। धन्यवाद। सर, जो मैं पहली चीज आपसे जानना चाहता हूँ, हम लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, महात्मा गांधी दस्तावेज पे मिलते हैं, किताब में मिलते हैं। तो दस्तावेजी गांधी जो है उनमें एक बहुत ज्यादा सनसनीखेज दिखाई देता है। चाहे जो लिख रहे हो और जो पढ़ते भी हैं, वो शायद पन्ना पलटते वक्त एक वर्ड पे ऐसी नजर पड़ जाती है कि वो दूसरा सफा भी पलटने को मजबूर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रो हिंदू आइडियोलॉजी के लोग थे उन्होंने गांधी को सनसनीखेज बना दिया, बल्कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि गांधीवादी लोगों ने भी सनसनीखेज बना दिया है। देखिए, वैसे तो महात्मा गांधी का प्रभाव भारत में बहुत गहरे धरातल पर हुआ है। इट हैज एक डीप इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। और कई बार हम सोचें न सोचें, उनका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पे बहुत दिखता है। और क्योंकि गांधी हमेशा प्रवाह के विरोध में जा रहे थे, लोगों को साथ में लेके जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कई शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया होगा जो लगता है कि जो हमारे दिमाग में एक सुई की तरह खड़े हो जाते हैं। पर मुख्य रूप से उनका जो इरादा था कि इस देश की जनता को जोड़कर कुछ नए सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटिश सत्ता का विरोध करें। और ये इसके दो तीन पहलू थे। एक पहलू तो था साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई। दूसरा पहलू था यहाँ के समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ परिवर्तन। ये भारत की आज़ादी के आंदोलन की एक खासियत रही है कि भारत की आज़ादी का आंदोलन को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष जो है वही आज़ादी का आंदोलन है। और हमारे आज़ादी के आंदोलन के दो पैर हैं। एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन और दूसरा समाज के अंदर जो समाज पहले धार्मिकता में जकड़ा हुआ था, जमींदारी मूल्यों में जकड़ा हुआ था, ऊंच नीच के मूल्यों में जकड़ा हुआ था, उन मूल्यों के बीच में बदलाव का भी नेतृत्व। अब ये दोनों पहलू हैं। और तीसरा उनका जो तरीका था, जो मेरे ख्याल से जिसके लिए दुनिया में उनकी एक अलग ही जगह है, वो था एक नए प्रकार के माध्यम से अपने आंदोलन को चलाना। जैसे अहिंसा। उस समय तक अहिंसा का इतना मोटे तौर पर प्रभाव नहीं समझा जाता था, नहीं माना जाता था। एक था। दूसरा फिर उनका जो था खासतौर से सत्याग्रह। सत्याग्रह ये उनका एक आविष्कार था, उनकी एक सोच थी। और इस सत्याग्रह के आधार पे उन्होंने अपने आंदोलनों को आगे चलाया। तो ये अपने क्रांति शब्द को हम एक अलग तरह में लेते हैं। क्रांति को हम केवल बंदूक और गोली से लेते हैं। पर उस समय पे जबकि हिंसा के बारे में बहुत प्रचलन था, उस समय अहिंसा की बात करना एक बहुत बड़ी चीज थी। जिस समय लोग अलग अलग तरीके से विरोध करते थे, उस समय सत्य आग्रह इसको मिला के एक तरीके को लेना, और वो तरीका हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर गया। भले ही आज हम महात्मा गांधी के रास्ते पर उतना न चल पा रहे होंगे, पर ये जो चीजें हैं कि एक अहिंसा का, अभी आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश की। उसके बावजूद 90% किसान एक अहिंसा के रास्ते को लेकर टिके हुए हैं। और बिल्कुल पे कहा जाए तो उन्होंने अपनी बात का एक आग्रह रखने की बात को सामने रखा है। तो ये जो गांधी का योगदान है, ये इसको रोज रोज लिखने की जरूरत नहीं है। वो हमारे समाज का पैटर्न बन गया है, हमारे समाज का एक पैटर्न बन गया। और ऐसी चीजें दुनिया में भी आई हैं
उसमें भी मेरे ख्याल से शुरुआती जो इस प्रकार का तरीका था वो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था। जी। सर मैं जिस तरफ बातचीत को लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी के विचारों को या जिस तरह से उन्हें लिखा जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है राइटर्स के द्वारा, तो वो सर एक कमर्शियलाइजेशन कहीं मुझे दिखता है सर, जो उनके ऊपर लिखते हैं। जैसे उनका ब्रह्मचर्य पे प्रयोग, उनके जो विचार थे उसपे सर इस तरीके से लिखा जाता है। मुझे यूट्यूब पे भी सर ढेरों वीडियो ऐसे मिले जिसमें कहीं ना कहीं कमर्शियल पुट है। तो वो कमर्शियल क्यों आज के वक्त में सर हम लोग महात्मा गांधी को, जिन्हें बापू कहते हैं प्यार से, उनमें भी सर हम लोग कमर्शियल क्यों खोजना चाह रहे हैं? अब देखिए, समाज बहुत बड़ा है, समाज बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक ही प्रकार के लोग होना जरूरी नहीं। और गांधी जी का सबसे कठिन भाग जो समझना है वो उनका ब्रह्मचर्य से संबंधित सवाल है। और ब्रह्मचर्य उनके लिए एक आध्यात्मिक तरीका था, एक सोचने का आध्यात्मिक तरीका था, जहां आप जीवन के मोह को एक भौतिक धरातल पर न लेकर आध्यात्मिक धरातल पर लेते हैं। और समाज में सभी लोग एक तरीके नहीं हैं, कई लोग उसका एक अलग अर्थ निकाल के उसको सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं। और हमारी जो कमर्शियल मीडिया की सबसे बड़ी खराब बात यह है कि वो शांति में कम विश्वास रखता है और सेंसेशनलिज्म में ज़्यादा विश्वास रखता है। उसको तो बिकना है, अखबारों को बिकना है, तो कभी कोई शांति पे कहीं कोई बात करे, कार्यक्रम करे, मंदिर के आते में परमिशन लेके नमाज पढ़े, तो उसका भी उल्टा मतलब ले लिया जाता है। तो बिल्कुल मीडिया जो सेंसेशनलाइज करता है उसका बहुत प्रभाव हुआ है कि गांधी जी के कुछ प्रयोगों को एक नकारात्मक रूप से सेंसेशनलाइज करके प्रस्तुत किया जाता है, और ये उनके विचारों में गलती है उसके कारण नहीं है। समाज का एक तबका है जिसको इसमें कमर्शियल, जिसको आपने शब्द किया, संपत्ति के लिए, बाकी चीज़ों के लिए वो काम करते हैं और वो उसका वहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जी। मुझे लगता है सर कि शायद महात्मा गांधी ही एकमात्र ऐसे लीडर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हर भाषा में लगभग उनके ऊपर लिखा गया है और लोग पढ़ते हैं, आज भी उनको लोग पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन के आखिरी क्षणों की अगर बात करें तो आजादी के बाद उनकी लड़ाई तो अंग्रेजों से रही नहीं। उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं खुद अपने लोगों से हो गई, जब वो नोआखेड़ा में जाकर उपवास रखते हैं या फिर दिल्ली में फिर उपवास रखते हैं। और जब उनकी हत्या हुई वो उसके बाद वो पाकिस्तान जाने का भी उनका प्लान था। तो अंतिम क्षणों में सर महात्मा गांधी अकेले क्यों पड़ गए कि उन्हें खुद अपने लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा था? अब ये देखिए, पूरी जो प्रक्रिया थी वो गांधी के नियंत्रण में नहीं थी। या अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति के कारण सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया। तो एक तरफ तो देश जुड़ा, उसने भारत राष्ट्र को बनाने की कोशिश एक रास्ते पे आया जिसमें बाहुल्यवाद होगा, सभी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी, एक तरफ वो प्रक्रिया आई। और दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक ताकतें आई, वो मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो, वो ताकतों ने यहाँ जो ब्रिटिश संरक्षण में जिस प्रकार की चीज़ों को किया, उसके कारण समाज में दंगे बढ़ गए, समाज में मनमुटाव हो गए। और गांधी जी का मुख्य उद्देश्य वहाँ था, वो जान रहे थे कि जहाँ तक अंग्रेजों से निगोसिएशन करना है, बातचीत करना है, उनके दोनों शिष्य नेहरू और पटेल उस काम को देख रहे थे, तो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। और उनको एक आध्यात्मिक तौर पे ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी कि धर्म के नाम पे हिंसा हो, धर्म के नाम पर बेगुनाह लोग मारे जाएं। इसीलिए आपको याद होगा कि उस समय जो भीषण दंगे हुए, पाकिस्तान से यहाँ आने वाले लोग, यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले लोग, बांग्लादेश की तरफ कलकत्ता में और दूसरी जगहों पर बाकी जो दंगे हुए, उनका मुख्य फोकस वहाँ रहा। क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक तौर पर ये उनके लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था कि धर्म के नाम पे हिंसा हो, नंबर एक। नंबर दो, धर्म की हिंसा में बेगुनाह लोग मारे जाएं।
और जो उन्होंने पूरा वातावरण तैयार किया शांति का, प्रेम का समाज के भीतर, जब उसमें उनको दिखा कि कुछ क्रैक है, उसमें कुछ कमजोरी है, तो इसलिए उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी क्षण उसी में पूरा तौर पे लगाने की कोशिश की। अगर आपको तो याद होगा कि भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, और जब भारत की आज़ादी का जश्न था, वो इस जश्न से दूर रहे। उन्हें बहुत कहा गया कि आप दिल्ली आइए, उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम वहाँ नहीं है। यहाँ जो आग लगी है नफ़रत की, उस नफ़रत की आग को बुझाना मेरा काम है। इसलिए वो इस ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में उनका जो ये हुआ, फिर भी वो उनका संपर्क सरदार पटेल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से था, और जो मुख्य मुद्दे थे उस पे वो अपनी राय देते थे। पर उनको लगता था उनका ये जो पटेल और नेहरू हैं, ये सक्षम हैं उन मामलों को देखने के लिए, और उनकी जो पीड़ा थी, वो पीड़ा थी समाज को जोड़ने में जो कमी रह गई, और वो कमी उनके कारण नहीं थी, कमी थी एक तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतों के कारण जो कमी रह गई, उसको पाटने में उनका ज़्यादा वक़्त लगा। ये आपका सवाल सही है कि उनका ज़्यादा जो उस समय ज़्यादा जो उनकी शक्ति गई, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं गई। वो तो 1940 वो इश्यू सेटल हो गया। वो मामला हो गया कि भई अंग्रेज़ों के उनका दूसरा ध्यान ये था कि हिंदू और मुसलमान ये इस देश के 2 बड़े धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके बीच में एकता कैसे की जाए, इसीलिए अपने लोगों के बीच में उन्हें लगातार इस प्रकार की चीज़ों को करना पड़ा। सर, जब महात्मा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि ही डाइड इन फुलनेस ऑफ हिज पावर। लेकिन महात्मा गांधी के आखिरी जो आखिरी साल जो रहा, उसमें जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मैं अब जी चुका बहुत, और वो लोगों से भी कहते हैं कि मेरी प्रार्थना में शामिल होइए। तो उसमें एक जगह वो कहते हैं सर कि एक वक़्त था जब मैं कुछ भी कहता था तो हज़ारों लोग मेरी बातों को मानते थे, लेकिन आज मैं कुछ कहता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं सर, नेहरू पटेल उनके शिष्य थे, लेकिन कहीं न कहीं वो एक अकेले पड़ चुके थे पूरे आखिरी वक़्त में अपने। देखिए, उसमें इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। 2 तरीके से ऐसा देखा जा सकता है कि एक तो वो भारत के विभाजन के पूरी तौर से खिलाफ थे। भारत के विभाजन यानी 2 व्यक्ति जो आखिर तक भारत के विभाजन के खिलाफ रहे, एक महात्मा गांधी और दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और तीसरे इसमें भी जोड़ सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह लोग, बिल्कुल। ये पार्टीशन के बिल्कुल विरोध में थे। और तीसरा नेहरू और पटेल जो इन चीज़ों को ज़मीनी धरातल पर अंग्रेज़ों से बातचीत कर रहे थे, मुस्लिम लीग के साथ बातचीत कर रहे थे, उनकी ये समझ में आ गया कि अगर हम पार्टीशन के रास्ते पे नहीं जाएँगे, तो 2 चीज़ें हो रही थी एक समय कि जो इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे और शायद लियाकत अली उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो नेहरू को उस समय लगा कि जो भी वो नीतियाँ लेना चाहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में लियाकत अली उनको पूरा रोक देते हैं, क्योंकि कैबिनेट सिस्टम ऐसा नहीं था है। हाँ। आज तो व्यक्ति की सरकार है, उस समय कैबिनेट में हर एक के पास पावर था। तो नेहरू जो नीति लेना चाहते थे, लियाकत अली उसको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ब्लॉक कर देते थे। और सरदार पटेल देख रहे थे कि हमको जो पूरे देश की एकता चाहिए, हमारे केंद्र के पास जो पावर चाहिए, वो हमको मिलेंगे नहीं, और केंद्र की सत्ता बहुत कमजोर रहेगी। ये 2 कारणों से, और तीसरा उस समय फिर जिन्ना साहब ने 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, और जी। पाकिस्तान के प्रस्ताव में सबसे ज़्यादा रुचि जिसको थी, वो थे अंग्रेज़। अब ऐसा उस अंग्रेज़ों को 2 चीज़ों का डर लगा, हम यहाँ सत्ता छोड़ के जाएँगे, तो भारत अगर पूरा अनडिवाइडेड रह गया, तो ये तो एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, और ये महाशक्ति के रूप में हमारे से भी आगे चला जाएगा, एक। दूसरा, उनके जो यहाँ आर्थिक हित संबंध थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको अपने ज़िंदा रखने थे। तो अगर पार्टीशन के रूप में, और उसको एक मज़ेदार किस्से के रूप में, जसवंत सिंह ने आउटलुक में एक आर्टिकल लिखा था, उसका रेफरेंस में मिसप्लेस हो गया, वो गलती होगी मेरी। आउटलुक में जसवंत सिंह ने एक पार्टीशन की किताब का रेफरेंस रिव्यू लिखा था,
और उसमें जसवंत सिंह, जिन्होंने खुद बाद में जाके पार्टीशन पे किताब लिखी, तो जसवंत सिंह उसमें लिखते हैं कि 1942 के आंदोलन के बाद लॉर्ड वेवेल जो वाइसराय थे, उन्होंने देखा कि भाई अब भारत पे राज्य करना मुश्किल है। वो इंग्लैंड गए, प्रधानमंत्री चर्चिल से मिले और ये भारत पे राज्य करना मुश्किल हो गया है, इसको आज़ादी दे देना चाहिए। तो विंस्टन चर्चिल जो बहुत एक चालाक राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा ठीक है, भारत को अगर आज़ादी देना है तो दे दीजिए, और इसका एक टुकड़ा अपने पास, अपने समांतर, अपने समर्थन करने वाला रख देना। और वो हिस्सा कौन सा निकला बाद में? पाकिस्तान, जो अच्छा उनकी नीतियों का समर्थन का। तो ये गांधी, यानी ऐसा है कि जैसे अगर एक दूसरी भाषा में कहूँ तो गांधी कोई भगवान नहीं थे, सभी चीजों का नियंत्रण करें, ये नहीं था। उन्होंने जो किया वो देश के लोगों को जोड़ना, बराबरी की तरफ लाना और बाकी चीजें हो रही। तो वहाँ उस मजबूरी को देख के उन्होंने देखा कि जो पटेल और नेहरू कर रहे हैं, भले ही मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, ये नेहरू और पटेल ने दिया, इसीलिए कहते हैं ना, मजबूरी के कारण, एक मजबूरी के कारण पार्टीशन प्रस्ताव को उन्होंने ये कर लिया। फिर भी गांधी इतने आशावादी थे, उन्हें लगता ये टेम्पररी बात है, टेम्पररी बात में थोड़े दिन के लिए होगा, बाद में भारत और पाकिस्तान एक हो जाएंगे। इसलिए जैसे आपने कहा शुरू में ही कि उन्होंने तो उसके बाद भी पाकिस्तान जाने की योजना बनाई। अब उसके पहले ही उनकी हत्या कर दी गई, वो बात और है। तो ये उनके पीछे बहुत बड़ी विडंबना थी। विडंबना ऐसी थी कि वो पूरे तो ब्रिटिश सत्ता का विरोध, पूरे देश की एकता को, सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी संस्कृतियों के, सभी भाषाओं के लोगों को साथ में लेके चलना, और उसके जो अंतर विरोध के रूप में निकले, जिसमें मैं कहूँगा जो ब्रिटिश पॉलिसी के कारण ही निकले, जो सांप्रदायिक तत्व निकले, वो ये त्रिकोण जो था, ब्रिटिश सत्ता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता, इनकी शक्ति को गांधी इनको इनके ऊपर न जा सके। ये उनका निजी तौर से मेरे ख्याल से दुख रहा होगा कि जो मेरा सपनों का भारत है वो नहीं हो रहा। तो पर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वही और यहाँ उन्होंने प्राधान्य दिया हिंदू मुस्लिम एकता का, और खून खराबा नहीं होना चाहिए, और आध्यात्मिकता को समाज में लाने की कोशिश अंत समय तक वो करते रहे। सर, आपने कहा कि महात्मा गांधी एक आशावादी थे और शायद अगर वो जिंदा होते हैं तो वो कोशिश भी करते हैं कि ये जो पार्टीशन है वो खत्म हो जाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। और सर, महात्मा गांधी की जो हत्या की गई 30 जनवरी के दिन, उसमें सर जो मुझे दो वजह दिखाई देती है, वो एक ये कि कई लोगों का मानना था कि महात्मा गांधी मुसलमानों के तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, मुस्लिम परस्त होने का आरोप उन पे कई दफा लग चुका है। और दूसरा सर, जो महात्मा गांधी के ऊपर 30 जनवरी से पहले भी जो हमले हुए या खुफिया रिपोर्ट्स की जो इनपुट दी गई, उसमें सर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय की एक बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है, और वो महाराष्ट्र के इलाके में ज्यादातर साजिश बनी है सर। इसकी क्या वजह हो सकती है इन दोनों बातों की सर? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी एक अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे जी। और जो हिंदू सांप्रदायिकता थी, हिंदू सांप्रदायिकता वो सरल भाषा में कहा जाए तो ब्राह्मणवादी मूल्यों को लेकर चलती थी। पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को, जाति की ऊंच नीच, पुरुष और स्त्री की ऊंच नीच, उन सिद्धांतों को लेके हिंदू सांप्रदायिकता चलती थी। और वो ये देख रही थी कि गांधी एक धर्म की भाषा में एक बहुत अच्छा संदेश देके लोगों को जोड़ रहे हैं। और गांधी का जो हिंदू धर्म था वो लोगों को समावेश करने वाला था, लोगों से प्यार करने वाला था, लोगों को अपना साथ लेके चलने वाला था। और इसलिए हिंदू सांप्रदायिकता को ये बात लगी कि अगर ये गांधी जिंदा रहते हैं तो ये हिंदुत्व की राजनीति को सफल नहीं होने देंगे। इसलिए आपने सही कहा कि 1935 से ही उनके जीवन पर हमले चालू हो गए। बाद में तो नाथूराम गोडसे कहते हैं कि भाई इन्होंने मुसलमानों को अपीज किया। अब ये अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम शब्द इतना पुराना है, आप जरा कल्पना कीजिए। ये शब्द चालू होता है
19वीं शताब्दी के अंत से, यानी 1888 के आसपास, जब 1885 में कांग्रेस बनती है, तो कांग्रेस सभी धर्मों को लेकर बनती है। उसमें क्रिश्चियन है, पारसी है, हिंदू है, मुसलमान है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, ये सब है। एवं स्थापना करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और उसमें जो ये रहते हैं हिंदुत्ववादी, जो उस समय हिंदुत्व शब्द कभी कभी आ रहा था, इतना प्रचलन में नहीं था, पर जो हिंदू सांप्रदायिकता उसको जो कहा जा सकता है एलिमेंट्री रूप में, उन लोगों ने कहा कांग्रेस मुसलमानों को साथ में लेके उनका तुष्टीकरण कर रही है। फिर तुष्टीकरण की भाषा लगातार चलती रहती है, क्योंकि जब आप ये मान के चलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो फिर मुसलमानों से बात करने की क्या जरूरत है, उनको कॉर्नर में पड़े रहने दो। पर गांधी इसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानते थे। गांधी के राष्ट्र का आधार धर्म की सोच नहीं था, इसलिए वो एक उनके जो हिंदू धर्म की सोच थी, हिंदुत्व की राजनीति को मानने वाले के सोच से अलग थी। इसलिए फिर उन्होंने कोशिश किया कि और उस समय ये देखिए कि ज्यादातर हिंदू, ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर सभी धर्मों के लोग गांधी के पीछे थे। और हिंदू महासभा, आरएसएस, ये बहुत छोटे इनसिग्निफिकेंट संगठन थे। मुस्लिम लीग भी कोई ज्यादा उसकी ताकत नहीं थी। 1940 तक तो काफी कम थी। 1940 के बाद थोड़े से मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय लोग उसके साथ जुड़ के वो चले। तो गांधी की जो धर्म की सोच थी, जो राजनीति की सोच थी, उसके कारण हिंदुत्व वाले लोग उनको कहते थे कि आप हिंदुओं का, आप मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और मुस्लिम सांप्रदायिकता वाले के लोग कहते थे कि आप तो हिंदू हैं। तो देखिए, आप जब सही रास्ता लेना चाहते हैं तो दोनों लोग आपकी आलोचना करेंगे। एक, वो मुझे वाकया याद आता है, एक शायद जावेद अख्तर के बारे में है। उनको कहा गया भाई आप, वो तो वैसे नास्तिक हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट भी मेरी आलोचना करते हैं, हिंदू फंडामेंटलिस्ट भी मेरी आलोचना करते हैं, यानी मैं सही रास्ते पे हूँ। यानी मैं फंडामेंटलिज्म के रास्ते पे न होके एक इंसानियत के रास्ते पे हूँ, एक इसके रास्ते। तो गांधी के बारे में भी वही बात थी। मुस्लिम सांप्रदायिक भी उनको आलोचना करते थे कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो हिंदुओं का पक्ष ले रहे हो। और हिंदू सांप्रदायिक लोग कहते तुमने मुसलमानों को सिर पे चढ़ा दिया, इसके कारण वो मजबूत हो गए। पर गांधी का तो एक राष्ट्रपिता होने के नाते सभी धर्मों के लोगों की बातों को सुनना, उसके हिसाब से उनको तवज्जो देना, ये तो उनका काम था। और ये स्वाभाविक है कि जब आप मध्य मार्ग पे चलेंगे, सबके हित का ख्याल रखेंगे, तो दोनों साइड के जो एक्सट्रीम लोग हैं, दोनों आपकी आलोचना करेंगे। यहाँ वो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। मुस्लिम लीग भी गांधी की आलोचना कर रही है, हिंदू महासभा भी गांधी की आलोचना कर रही है, क्योंकि मुख्य बात यहाँ हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं, मुख्य सवाल है कि ये लोग पुराने मूल्यों पे चलना चाहते हैं और गांधी एक नए भारत के मूल्य को देखते हैं, जिन मूल्यों के निर्माण में भगत सिंह ने मदद की, अम्बेडकर ने मदद की। अब ये भी आप देखिए, क्योंकि भारत की आजादी की प्रक्रिया अंग्रेजों के खिलाफ की थी, जिसमें गांधी से आगे थे। दूसरा एक भारत बन रहा था, इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग। इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग में क्या था कि सबकी बराबरी, अम्बेडकर यहाँ आए, सबकी स्वतंत्रता, भगत सिंह यहाँ आए। तो सब लोगों ने भारत के निर्माण में अलग प्रकार से योगदान दिया। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला आखिर में आया, फिर इसका पॉइंट जो था कि वो फिर 55 करोड़ का मामला आया। अब तो कहा गया कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि गांधी ये 55 करोड़ देने की बात कर रहे थे को। पर पहली बात ख्याल रखिए, 55 करोड़ की बात तो 1940 में, और गांधी पर हत्या 1935 से चालू हो गई। बिल्कुल। और 1947 में गोडसे ने ही महात्मा गांधी पे पहली बार पंचगनी में हमला किया था। ये 55 करोड़ का मामला तो बहुत था, ये कोई भारत का पैसा पाकिस्तान को देना था। ये ज्वाइंट ट्रेजरी थी रिजर्व बैंक में, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा किया गया कि इतना करोड़ है, इतनी जनसंख्या है, तो 120 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो आजादी के पहले
65 करोड़ उनको ट्रांसफर कर दिया गया, बाद में 55 करोड़ बाकी रह गया। इसी बीच क्या हो गया, पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया। जी। तो कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को ये पैसा नहीं देना चाहिए, और उनका लॉजिक ये था कि इससे पाकिस्तान पे ये जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया है उसके ऊपर हम रोक लगाएंगे। पर गांधी जी का आर्ग्यूमेंट था कि भाई 55 करोड़ का और कश्मीर पे आक्रमण का क्या संबंध है, वैसे भी कश्मीर उस समय भारत का भाग नहीं था। कश्मीर उस समय एक स्वतंत्र रियासत थी और वो पाकिस्तान पे आक्रमण किया। तो गांधी ने कहा हमारा देश एक नैतिक आधार पे चलना चाहिए, हम देश की शुरुआत कर रहे हैं, हम देश की शुरुआत ऐसे अनैतिक आधार पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर उसको एक बहाना बनाया गया, जो आप कह रहे हैं ना, तुष्टीकरण एक जब आप मध्य मार्ग पे चलते हैं, दोनों का ख्याल रखें, और ये 55 करोड़ एक बहाना बना गोड़ से भी बात सामने रख। जी, और सर मैं 8वीं क्लास के इतिहास की किताब में पढ़ रहा था कि कई बार जब महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी अपने चरम सीमा पे थी आजादी के लड़ाई में, तो अगर कुछ भी लोकल लेवल पे भी कोई बदलाव होता था, तो लोगों के मन में भावना ये आ जाती थी कि ये महात्मा गांधी की वजह से हुआ है। लोग उनको इतना मानते थे, ऐसा कई उदाहरण उस किताब में दिया हुआ है। तो सर क्या यही वजह थी कि जो पार्टीशन हुआ जिसमें लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की मौत हुई, तो वो भी एक लोगों के मन में बैठ गया कि इसके जिम्मेदार भी गांधी हैं? देखिए, ऐसे कभी आप ये श्याम बेनेगल का सीरियल है भारत एक खोज, तो भारत एक खोज में कैसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हैं, और उसमें गांधी जी का प्रभाव कैसे गांव-गांव तक पहुंचा। ये उनका एक जादू था कि अपनी बात को वो गांव-गांव तक, दूर-दूर तक पहुंचा सके। तो गांधी का प्रभाव तो बहुत था। गांधी के प्रभाव में आके लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दिया, छुआछूत के खिलाफ होने लग गए, अंतरजातीय विवाह ज़्यादा प्रमोट होने लग गए। तो ये एक बात है, पर उसको पार्टीशन से जोड़ना ये गलत है। एक्चुअली मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि लोगों के मन में ये बात नहीं थी कि पार्टीशन गांधी के कारण हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि गांधी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ दंगे हो रहे हैं। गांधी को उसमें रुचि नहीं थी। गांधी को रुचि इसमें थी कि यहाँ के लोग शांति से रहें, प्रेम से रहें। तो ये प्रोपोगेंडा किया गया सांप्रदायिक ताकतों द्वारा। पाकिस्तान में किया गया होगा, उसका मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर यहाँ भी ये प्रोपोगेंडा किया गया कि पार्टीशन का कारण महात्मा गांधी है। कई लोग मुझे अभी भी लिखते हैं, महात्मा गांधी ने कहा विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, पर उन्होंने विभाजन होने दिया। तो ये एक बहाना उनको भी मिल गया गांधी की आलोचना करने का। और ये जो बात लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, क्योंकि जो लोग ये बात फैला रहे हैं उनका रीच, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। कितनी शाखाएं, कितने सोशल मीडिया, कितना प्रिंट मीडिया, कितना इन्फिल्ट्रेशन उनका है, उसके कारण वो बाद में जब गांधी का इन्फ्लुएंस गया तो अपनी बात को वो फैला सकते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि जो पार्टीशन हुआ वो तो गांधी के कारण हुआ। जबकि सच्चाई ये है कि गांधी जो थे वो पार्टीशन की प्रक्रिया के बली बने। पार्टीशन की प्रक्रिया जैसे मैं बताता हूँ, 3 कारण मुख्य रूप से: अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, हिंदू सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति। ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले किसने रखा था? 1923 में सावरकर ने रखा था। सावरकर ने कहा यहाँ 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू, और हिंदू राष्ट्र यहाँ आजादी काल से रहा है, इसलिए मुस्लिम तो सेकेंडरी है। बाद में इसी बात को गोल-गोल करने का, ये तो हिंदू राष्ट्र है। और इसी बात को 1937 के आसपास हिंदू महासभा ने अपने प्रस्ताव के रूप में रखा। जिन्ना साहब ने इसी बात को पकड़ लिया कि अगर ये एक ही देश रहता है तो यहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी होगी और मुसलमानों की कोई सुनेगा नहीं। ये भी एक गलत तरीका था, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं था। गरीब मुसलमान का सवाल, गरीब हिंदू का सवाल एक ही है। हिंदू व्यापारी का सवाल, मुसलमान व्यापारी का सवाल एक ही है। ये फर्क पड़ता था जमींदारों को, राजाओं को, जो उस समय जिनकी सत्ता खत्म हो रही थी। पर बाद में ये जो पार्टीशन हुआ, ये हमारे दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है।
पर उस दुर्भाग्य के पीछे भी मैं तो मुख्य रूप से ब्रिटिश सत्ता को जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ कि यहाँ आने के बाद आधुनिक परिवर्तन आए, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आए, पर जो पुराने वर्ग थे, राजाशाही थी, उसको खत्म नहीं किया गया। राजाशाही को खत्म नहीं किया गया तो राजाशाही के जो सिद्धांत हैं वो सांप्रदायिक राजनीति के रूप में अभिव्यक्त हुए। दे गॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, और दोनों तरफ से, मुस्लिम कम्युनलिज्म, हिंदू कम्युनलिज्म, और उसमें महात्मा गांधी पर दोनों दोष लगाते हैं। मुस्लिम लीग भी दोष लगाती है कि भारत का पार्टीशन महात्मा गांधी के कारण हुआ, और हिंदू महासभा आरएसएस तो कहती है कि ये भारत के पार्टीशन के लिए गांधी जिम्मेदार है। तो आपने जो बात कही उसके पीछे मुझे लगता है एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गांधी का जो सिद्धांत था वो लोकतंत्र का था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का था। तो जो ताकतें लोकतंत्र नहीं चाहती, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं चाहती, वो इस बात का प्रोपेगेंडा बहुत व्यापक पैमाने पर कर रही है। सर, आपने ये कहा कि सबसे पहले टू नेशन थ्योरी जो है वो सावरकर ने दी, बाद में गोलवरकर और हिंदू महासभा ने उसको एक प्रस्ताव बनाकर ही पारित किया। लेकिन आज के वक्त में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जाते हैं सावरकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हैं, उनको अपना आदर्श बताते हैं। प्रज्ञा ठाकुर अगर महात्मा गांधी के खिलाफ कुछ बोलती हैं गोडसे के पक्ष में, तो प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि वो उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। लेकिन तो सर ये दोनों बातें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाती हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी तो हैं, और आपको ये भी बता दूं कि जो भी हिंदू राष्ट्रवाद वाले हैं उस सावरकर को बहुत महान बताते हैं। सबकी प्रेरणा का स्रोत सावरकर में है, और इसलिए प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं वो ब्लंटली, जैसे बिना लगाव के कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसमें एक चुनावी मजबूरी है, अंतरराष्ट्रीय मजबूरी है। अब गांधी तो इतने टॉल पर्सन है, पूरी दुनिया में उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम पे 2 अक्टूबर को डे ऑफ पीस डिक्लेयर किया गया है। नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर किंग हो, सभी कहते हैं हमारी प्रेरणा का स्रोत महात्मा गांधी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो गांधी को स्वीकृति है, और देश के एक बड़े स्तर पे भी गांधी की स्वीकृति है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो मुंह में तो उनके गांधी है, अंदर सावरकर है, इसे सावरकर का पोर्ट्रेट लगाते हैं, सावरकर का पोर्ट्रेट लगाते हैं, और गांधी जी के हाथ में स्वच्छता अभियान सौंप देते हैं। जबकि गांधी का मुख्य स्वच्छता बहुत जरूरी है, और गांधी जी का मुख्य एजेंडा तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, गांधी का मुख्य एजेंडा लोकतंत्र था। तो ये प्रधानमंत्री जी, अब इसको क्या कहा जाए, ये राजनीति का भाग है, इसको कहते हैं राजनीति। कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 में कहा था कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। यानी वो एक जब मौका पड़ा तो बहुत क्लियरली बात उन्होंने कही। तो मेरे ख्याल से उनका गांधी को आदर करना, पेश करना, ये एक अवसरवादिता है, चुनावी अवसरवादिता है, जिससे वो बच नहीं सकते। जी, सर हम लोगों की बात प्रोफेसर अपूर्वानंद से भी हो रही थी, और उन्होंने अपनी बातचीत में कई बार इसका जिक्र किया कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। और हम लोग भी इस बात को हमेशा से पढ़ते आए हैं कि गांधी विचारधारा, गांधीवादी व्यक्ति, या हिंदुस्तान को ही बाहर कहा जाता है, गांधी का देश है, गांधी के देश में दंगा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। गांधी की सर इतनी लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी रही, विचारधारा रही है, लेकिन सर आज के वक्त में अगर हम लोग देखें तो गांधी की सोच कहीं ना कहीं उनके ही लोगों के बीच में से सर खत्म होती जा रही है। क्योंकि अभी 26 जनवरी सर गई, उसमें राम मंदिर की झांकी निकाली जाती है, उसको पहला पुरस्कार भी मिलता है। किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर सरकार असंवेदनशील है। सीएनआरसी का मुद्दा पिछले साल जोरों पर रहा। तो सर कहीं ना कहीं गांधीवाद ही इस देश से खत्म होता जा रहा है। इसमें 2 बातें हैं, जैसे कहते हैं ना, किसी लकीर को छोटा करना हो तो उसका एक दूसरा रास्ता, एक बड़ी लकीर उसके बाजू में खींच दीजिए। तो अभी क्या हुआ है, 1980 के बाद से, जिसको हम गांधी का देश कहते हैं,
उसमें हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। और इसमें तो फेलियर सबका है कि जैसे जो रूलिंग पार्टी रही है या जो लोग भी सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, गांधी के विचारों को एक योजनाबद्ध तरीके से उनके विचारों को लोगों तक ले जाने का जो काम था वो बाद में नहीं हुआ। नेहरू के समय तक थोड़ा होता था और बाद में कांग्रेस में इतना कोई ऊंचा लीडर नहीं आया जो अपने जीवन के कार्यों से गांधी के संदेश को जनता तक ले जा सके। गांधी जी ने अपना संदेश कैसे पहुंचाया? जैसे उन्होंने कहा, माई लाइफ इज माई मैसेज, एक मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और दूसरा उन्होंने वो अखबार निकाले, किताबें लिखी, आत्मकथा लिखी। तो इसके माध्यम से आज मेरे ख्याल से दुनिया की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में महात्मा गांधी की भी एक आत्मकथा है। उसको अगर आप पढ़ें तो आपको समझता है कि एक कैसे संघर्ष से वो एक व्यक्ति बने, मोहनदास से गांधी कैसे बने, वो उसमें हमको समझता है। तो ये फेलियर तो है, ये हमारा फेलियर है, पर उसमें कारण बहुत सारे हैं कि सबसे बड़ा कारण तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो दुनिया के पटल पे भी खास तौर से पिछले 20-25 साल में एक अलग प्रकार की राजनीति आ गई है। जैसे तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए सांप्रदायिक ताकतों ने, साम्राज्यवादी ताकतों ने आतंकवाद को खड़ा किया। मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के नाम पे जगह जगह प्रभाव बढ़ा। और वो जैसा है अपनी कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मुस्लिम फंडामेंटलिज्म अमेरिका ने खड़ा किया, उसके साथ साथ दूसरे फंडामेंटलिज्म भी जगह जगह ज्यादा मजबूत होने लगे। तो आज की परिस्थिति में यहाँ और गांधीवादी जहाँ तक है, मैं तो कहता हूँ कि गांधीवादी का उन लोगों का फेलियर जिसमें हम अपने आप को मानते हैं सबसे ज्यादा है कि गांधी के जीवन के सिद्धांतों को लोगों तक नहीं ले जा पाए और इसीलिए सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, अभी तो प्रधानमंत्री जी जाके राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, पर जब 1948 में शायद सोमनाथ के मंदिर का सवाल आया था कि सरकार ने सोमनाथ का मंदिर बनाना चाहिए, तो गांधी ने कहा सरकार क्यों बनाए, हिंदू समाज अपना मंदिर बनाने के लिए सक्षम है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो अभी तो उल्टा हो गया है, अभी तो सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनकी झांकी निकालना चाहते हैं कि हम राम मंदिर बना रहे, उसके नाम पे चंदा जमा करने के नाम पे और दंगे करवा रहे। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारा जो फेलियर है, जो अपने आप जो गांधी जी के जीवन में मूल्यों में विश्वास रखते हैं, ये उनकी एक असफलता रही है। और इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय कारण भी हैं जिसके कारण से ये धर्म को राजनीति में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। धर्म जो एक आध्यात्मिक ताकत के रूप में समाज को जोड़ता है, एक मुद्दे के रूप में समाज को बांटता भी है। जैसे आप वसुधैव कुटुंबकम कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम को प्रैक्टिस करेंगे तो समाज जुड़ेगा। प्रैक्टिस करना, बोलने की बात अलग है। कई लोग बोलते हैं हाँ हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, अपने वेबसाइट पे भी लगाते हैं, पर प्रैक्टिस में वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे समाज टूटेगा। ये दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती, एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम और एक तरफ बाबरी मस्जिद को तोड़ना। जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो आप सबके आदर की बात करते हैं। तो कुछ अभी ये जो हिपोक्रेट्स हैं, हिपोक्रेट्स यही पॉलिसी कह रहे हैं, उनके वेबसाइट पे लिखा है वसुधैव कुटुंबकम और मुद्दा उठाता है भगवान राम का मंदिर चाहिए, जबकि गांधी ने कहा मंदिर बनाना ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये समाज का इश्यू है, समाज को अपने आप करने दो। सरकार का काम है तो लोगों की भलाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, उद्योग धंधे, सिंचाई, इन पे काम करने का। तो ये एक फर्क समझना हमारे लिए जरूरी है। जी, सर आपने बहुत सरल भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की महात्मा गांधी के विचार को। अब सर हम लोग आपको अपने दर्शकों के साथ सीधा रूबरू करवा रहे हैं, जिसमें आप जो खासकर हमारे जो दर्शक है वो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो इंटरनेट पे देखते हैं चीजों को, उनके लिए सर आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सर? जी, मेरा खैर संदेश देने की तो मेरी कोई औकात नहीं है, पर मेरा निवेदन यही रहेगा कि हमारे समाज में आज जो धर्म के आवरण में राजनीति चल रही है, ये धर्म का मामला नहीं है। वास्तव में
ये हमारे धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारा कोई भी धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म ले लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ईसाई धर्म लीजिए, बात करता है अपने पड़ोसी से प्यार करो। इस्लाम ले लीजिए, बात करता है अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखें। तो धर्म ये होता है, धर्म होता है जो इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाता है। मेरा पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा, आज जो लोग धर्म के नाम पर कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी गाय और बीफ का मुद्दा, कभी लव जिहाद का मुद्दा, कभी घर वापसी का मुद्दा, कोरोना जिहाद ये और आईएएस जिहाद वगैरह जो कर रहे हैं, इनसे हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, इनका विरोध करने की ज़रूरत है। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म एक अलग चीज़ है और ये जो राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है, उसका हम कोई समर्थन नहीं कर सकते। अगर हम इस बात को स्पष्ट हो गए, और दूसरा मेरा 2 फॉर्मूले और मैं बता देता हूँ कि हमारा जो रास्ता होना चाहिए, उसमें भगत सिंह का जोश, स्वतंत्रता के मूल्य, अंबेडकर का जो समाज में आंदोलन बराबरी के लिए, और गांधी का जो पूरा प्रयास था लोगों को जोड़ने के लिए, ये हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। और यही चीज़ें भारतीय संविधान में आती हैं, और उन भारतीय संविधान के मूल्यों को स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इनको ईमानदारी से हम लागू करें, धर्म के नाम के राजनीति को रिजेक्ट करें, और जो राजनीति गांधी की थी उसी राजनीति पर वापस आए। ये मेरा एक निवेदन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों से समय निकाल कर बातचीत करने का। और हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा, और आप लोग जाएं, सिर्फ महात्मा गांधी को व्हाट्सएप और फेसबुक गूगल पे ना पढ़ें, उन्हें किताबों में भी खोजने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।